सोचिए जरा, एक विद्यार्थी अपनी पूरी स्कूली जिंदगी में जो कुछ भी सीखता है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। अक्सर हम मान लेते हैं कि पढ़ाई का मतलब बस किताबों का एक बड़ा सा ढेर है, लेकिन असल में इसके पीछे एक बहुत ही कमाल की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर छिपा है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इसी बुनियादी ढांचे में उतरने वाले हैं, जिसे हम शिक्षा की दुनिया में पाठ्यक्रम या करिकुलम कहते हैं। चलिए इसे डिकोड करते हैं। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक बहुत ही दिलचस्प रूपक यानी मेटाफोर को समझना होगा। ये जो शब्द है ना, करिकुलम, ये लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेरे से आया है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है दौड़ने का रास्ता। तो इसे ऐसे देखिए, ये कोई बोरिंग सिलेबस नहीं है, बल्कि ये वो असली रनवे है जिसे खास तौर पर शिक्षार्थियों के लिए बनाया गया है, ताकि वो उड़ान भर सकें और अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकें। लेकिन क्या ये रनवे हमेशा से ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं। अगर हम पुराने समय की बात करें तो पाठ्यक्रम का मतलब बस एक संकीर्ण सिलेबस या कुछ विषयों की लिस्ट हुआ करता था। इसे आप एक बहुत ही पतली और तंग रस्सी पर चलने जैसा मान सकते हैं। लेकिन आज का नया मतलब बहुत ही व्यापक है। अब इसमें क्लासरूम के अंदर और बाहर मिलने वाले सारे अनुभव शामिल हैं, चाहे वो लैब हो, खेलकूद हो या फिर कला। मतलब एक तंग रस्सी से लेकर एक शानदार चौड़े राजमार्ग तक। ये बदलाव वाकई बहुत बड़ा है। तो चलिए सबसे पहले इसके दार्शनिक आधार पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एक रास्ता पक्का करने से पहले वास्तुकारों को ये तो तय करना ही पड़ता है कि वो रास्ता जाएगा किस दिशा में। यहीं पर फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र की एंट्री होती है। हमारे पास सीखने के 3 बिल्कुल अलग अलग ब्लूप्रिंट्स हैं। पहला है प्रकृतिवाद, जो मानता है कि यह भौतिक दुनिया ही सब कुछ है, इसलिए वो विज्ञान और शारीरिक शिक्षा पर जोर देता है। दूसरा है आदर्शवाद, जिसका पूरा फोकस हमारी आत्मा और मन के विकास पर होता है, जहां मानविकी और विचार अहम हैं। और तीसरा है व्यावहारिकवाद, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसका सीधा सा फंडा है कि जो चीज काम करे वही सच है। इसलिए ये समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर टिका है ना दिलचस्प कि कैसे ये तीनों ब्लूप्रिंट्स एक विद्यार्थी के लिए बिल्कुल अलग मंजिलें तय करते हैं। अब इन सब से एक बात तो साफ है, शिक्षा को देखने के 2 एकदम उलट नजरिए हो सकते हैं। एक तरफ वो साइंटिफिक और मशीनी नजरिया है, जहां सब कुछ नाप तौल कर होता है, जैसे कि स्कूल कोई ज्ञान उगलने वाली फैक्ट्री हो और बच्चे बस मशीन के पुर्जे। सुनने में ये कितना अजीब लगता है ना? वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही मानवीय और व्यक्तिगत नजरिया है। जब आप स्कूलों को फैक्ट्री मानना बंद कर देते हैं, तो आप सीधे एक ऐसी फिलॉसफी की तरफ मुड़ जाते हैं जो इंसानियत और उसकी भावनाओं को केंद्र में रखती है। और यहीं से जुड़ता है हमारा अगला और बहुत ही अहम हिस्सा, अस्तित्ववाद और शिक्षा। अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म। इस ब्लूप्रिंट की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से लर्नर फर्स्ट है। इसके उसूल एकदम साफ हैं। बच्चे को खुद की पहचान करने देना, उसे पूरी आज़ादी देना और शिक्षा को एक मशीन बनने से रोकना। यहाँ एक शिक्षक का काम सिर्फ ज्ञान बांटना नहीं है, बल्कि वो एक चैलेंजर की तरह काम करता है। कुल मिलाकर ये एक ऐसा रनवे डिज़ाइन करता है जिसका इकलौता मकसद बच्चे को एक स्वतंत्र रूप से सोचने वाला इंसान बनाना है। इस अप्रोच के अपने कुछ बहुत ही शानदार फायदे भी हैं। ये सेल्फ डेवलपमेंट यानी आत्मविकास को ज़बरदस्त बढ़ावा देता है। इसमें सिर्फ विज्ञान या फैक्ट्स को ही सब कुछ नहीं माना जाता, बल्कि बच्चे के अंदरूनी जीवन और उसकी भावनाओं को भी पूरी अहमियत दी जाती है। आप कह सकते हैं कि इसका पूरा फोकस एक बेहतरीन चरित्र गढ़ने पर होता है। लेकिन ठहरिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हम इसकी व्यवहारिक सीमाओं की बात करें तो सोचिए, 50-60 बच्चों की एक भरी हुई क्लास में इस तरीके से पढ़ाना कितना मुश्किल होगा। साथ ही अस्तित्व जैसे शब्द काफ़ी अस्पष्ट भी हो सकते हैं। और इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि ये विज्ञान और तकनीक यानी स्टेम विषयों को पढ़ाने में उतना असरदार नहीं है। इसीलिए कोई भी एक फिलॉसफी पूरी शिक्षा व्यवस्था का इकलौता आधार नहीं बन सकती। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं भारत की पुरानी शिक्षा व्यवस्था और उसमें हुए ऐतिहासिक सुधारों को। अगर हम अपने देश की पुरानी व्यवस्था की सच्चाई को देखें तो उस पुराने रास्ते में बहुत सी गहरी दरारें थीं। वो रास्ता इतना संकीर्ण और सिर्फ किताबी था कि बच्चों की पीठ बस भारी बस्तों के बोझ तले दब गई थी। सिलेबस इतना भरा हुआ था और सारा फोकस सिर्फ रटकर परीक्षा पास करने पर था। उस सिस्टम में एक किशोर उम्र के बच्चे की असल जरूरतों के लिए कोई जगह ही नहीं थी। सच कहें तो वो एक बहुत ही दमघोटू और मशीनी सिस्टम बन चुका था।
अब इस पूरे सिस्टम में सुधार की कितनी जरूरत थी, इसे महान शिक्षाविद कनिंघम के एक बहुत ही मशहूर कोट से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था, करिकुलम वह औजार है जिससे शिक्षक रूपी कारीगर बच्चे रूपी सामग्री को स्कूल रूपी स्टूडियो में ढालता है। ये कितनी खूबसूरत और शक्तिशाली बातें हैं ना। ये रूपक हमें बताता है कि शिक्षा असल में एक बेहतरीन शिल्प है, कोई फैक्ट्री का काम नहीं। इन्हीं दरारों को भरने के लिए हमारे शुरुआती नीति निर्माताओं ने इस शैक्षिक रास्ते की मरम्मत करने की बहुत कोशिशें की। जैसे 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने एग्रीकल्चर और टेक्निकल जैसे नए विषय जोड़कर रास्ते को थोड़ा विविधता देने की बात कही। फिर 1964-66 में भारतीय शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया कि उच्च स्तर पर व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा को आधा-आधा बांट दिया जाए। ये असल में शिक्षार्थियों के लिए नए व्यावसायिक ऑफ रैम्प्स बनाने की शुरुआती कोशिशें थीं। इसके बाद समय आया एक पूरी तरह से नई रूपरेखा का, NCF 2005। देखिए, उस पुराने रनवे पर बस पैबंद लगाने से अब काम चलने वाला नहीं था। उसे पूरी तरह से नया डिजाइन करने की जरूरत थी। और यही एंट्री होती है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCF 2005 की। इसे NCERT ने तैयार किया था और इसका सबसे बड़ा मिशन था भारत के स्कूलों को उस रट्टू तोते वाली पुरानी प्रथा से आजाद करना। ये उस वक्त का एक बहुत ही बोल्ड और आधुनिक कदम था। और ये रहे वो 5 बड़े पैराडाइम शिफ्ट्स जो NCF 2005 लेकर आया। पहला, स्कूल की पढ़ाई को घर की असल जिंदगी से जोड़ना। दूसरा, रट्टा मारने को पूरी तरह बाय बाय कहना। तीसरा, सिर्फ 4 दीवारों के अंदर नहीं, बाहर की दुनिया से भी सीखना। चौथा, पास या फेल के डर की जगह आरामदेह ग्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना। और पांचवां, जो सबसे जरूरी था, बच्चे को सिर्फ जानकारी सोखने वाला स्पंज नहीं बल्कि ज्ञान का सक्रिय निर्माता मानना। इन बदलावों ने बच्चों को पूरी तरह से एक एक्टिव क्रिएटर बना दिया। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? NCF 2005 का ये नया रास्ता आखिर पहुंचना कहां चाहता है? इसका विजन एकदम साफ है, हर बच्चे को एक सफल शिक्षार्थी बनाना, उसे एक आत्मविश्वासी इंसान में बदलना और समाज के लिए एक जिम्मेदार नागरिक तैयार करना। यही इस पूरी मेहनत की असली मंजिल है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब सिर्फ कागजों पर होता है या सच में बनता भी है? चलिए देखते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के तरीके। यानी शिक्षाविद असल में इस रास्ते की ईंटें बिछाते कैसे हैं, इसके 3 अलग-अलग कंस्ट्रक्शन मेथड्स हैं। पहला है पारंपरिक तरीका, जहां सब कुछ टीचर तय करता है। यह आसान तो है, लेकिन बच्चा इसमें पैसिव रहता है। दूसरा है लर्नर ड्रिवन, जहां बच्चा लीड करता है। इसमें मोटिवेशन तो बहुत हाई होता है, लेकिन संसाधन काफ़ी लगते हैं। और तीसरा है आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल अप्रोच। ये बहुत ही यूनिक है क्योंकि इसका फोकस समाज की नाइंसाफ़ी और भेदभाव को समझने और उसे ठीक करने पर होता है। ये सीधे तौर पर शिक्षार्थियों से ही समाज को दोबारा बनाने की उम्मीद करता है। इसी तरह सफलता को मापने के भी 2 बिल्कुल अलग नजरिए हैं। कुछ लोग पाठ्यक्रम को एक उत्पाद या प्रोडक्ट की तरह देखते हैं, यानी उनका पूरा ध्यान सिर्फ फाइनल एग्जाम्स, ग्रेड्स और नतीजों पर होता है, बस मंजिल से मतलब है। वहीं दूसरा नजरिया इसे एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस मानता है। उनका ध्यान इस बात पर होता है कि बच्चा कैसे सोच रहा है, कैसे चीजों को समझ रहा है। यानी यहां सारा जोर उस खूबसूरत सफर पर है, ना कि सिर्फ आखिरी मंजिल पर। अब जो पढ़ाना है उसे अरेंज कैसे किया जाए, इसकी भी कई रणनीतियां हैं। जैसे इतिहास पढ़ाना हो तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या फिर सरल से जटिल की तरफ जाना। लेकिन इन सब में एक बहुत ही कमाल की रणनीति है स्पाइरल यानी कुंडलिनी दृष्टिकोण। इसमें होता यह है कि हर साल उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को वापस लाया जाता है, लेकिन थोड़ी और गहराई के साथ। ये बिल्कुल किसी इमारत को ऊपर की तरफ बनाने जैसा है, जहां हर मंजिल के साथ बुनियादी समझ और भी मजबूत होती चली जाती है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये निर्माण का काम कभी खत्म नहीं होता। ये एक कभी न रुकने वाला साइकिल है। पहले ज़रूरत को पहचानो, लक्ष्य तय करो, कंटेंट चुनो, पढ़ाओ और फिर उसका इवैल्यूएशन करो और फिर दोबारा से उसमें सुधार करो। ये लगातार चलता रहता है। इसी मूल्यांकन और सुधार के चक्र की वजह से हमारी शिक्षा आज के समय के हिसाब से प्रासंगिक बनी रहती है। तो आज हमने देखा कि शिक्षा का ये विशाल रनवे कैसे दर्शन, मनोविज्ञान और समाज की ज़रूरतों से मिलकर तैयार होता है। लेकिन जाते जाते ज़रा इस बारे में सोचिए, आज जिस तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकें हमारी दुनिया को बदल रही हैं, क्या कल के समाज को इस पूरे शैक्षिक रास्ते को एकदम सिरे से दोबारा डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल की शिक्षा की नींव तय करेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।